हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। तो आइए देखते हैं, जब बाबर आक्रमण करता है भारत पर तो भारत की राजनीतिक दशा क्या होती है। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक एकता भंग हो चुकी थी और यह देश विभिन्न राज्यों में विभक्त हो गया था, जिनमें आपस में परस्पर संघर्ष होता रहता था। कोई भी शासक उस टाइम ऐसा नहीं था जो भारतवासियों को एक सूत्र में बांध सके, और यह विघटन की प्रक्रिया मोहम्मद तुगलक के समय से प्रारंभ हो गई थी। भारत छोटे छोटे टुकड़े में बंटने लगा था, छोटे छोटे राज्यों में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। और इसका जो उत्तराधिकारी होता है फिरोज शाह तुगलक, वह एक दुर्बल शासक था। उसने भी उत्तर भारत की राजनीतिक दशा को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया, और जब भारत पर तैमूर आक्रमण करता है तो यह विनाश और तेजी से होने लगता है। भारत और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगता है। और जब तुगलक वंश के बाद लोदी वंश के शासक आते हैं, वे भी भारत को जोड़ने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। उनका भी राज्य आंतरिक रूप से दुर्बल रहता है और उनमें भी राजनीतिक एकता व दृढ़ता नहीं रहता है जो भारत को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर सके। और इसी लोदी वंश में एक इब्राहिम लोदी नाम का शासक होता है, जिसकी नीतियों के कारण लोदी राज्य आंतरिक रूप से विघटित हो चुका था और उत्तर भारत को राजनीतिक दशा लगभग इस प्रकार हो गई थी जैसे मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय थी। उस टाइम जब भारत पर बाबर आक्रमण करता है, उस समय भारत में कुछ प्रमुख राज्य स्थापित हो चुके थे अलग अलग, जिनमें है दिल्ली, मेवाड़, मालवा, गुजरात। इसके अलावा भी कई राज्य हैं। आइए हम क्रम से देखते हैं कि भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ था और उसकी राजनीतिक दशा क्या थी। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी राज्य कर रहा था। यद्यपि उत्तर भारत में सर्वाधिक बड़ा राज्य उसका था, लेकिन वह संपूर्ण नहीं था। इस राज्य के अंतर्गत, लोदी राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे? पंजाब, दोआब, जौनपुर, अवध, तिरहुत बिहार और बुंदेलखंड का कुछ भाग था। इब्राहिम में एक योग्य सैनिक के गुण थे, लेकिन वह क्रोधी, अहंकारी व संदेही प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अमीरों पर कठोर नियंत्रण रखने तथा उन्हें अनुशासित करने का प्रयास किया। केवल संदेह के मात्र के आधार पर राज्य के वरिष्ठ तथा सम्मानित अफगान अमीरों को मरवा डाला। यही अफगान अमीर जो होते हैं वो बाद में इसका अंत का कारण बनते हैं। इब्राहिम लोदी का अंत इन्हीं अफगानों के कारण होता है। इब्राहिम लोदी की निर्दयता और अत्याचार इस सीमा तक इब्राहिम लोदी की निर्दयता और अत्याचार इस सीमा तक बढ़ गए कि अनेक अफगान अमीर उसके विरुद्ध हो गए, और इन्हीं में से दो महत्वाकांक्षी अफगान थे, आलम खां और दौलत खां। इन्होंने ही बाबर को आमंत्रित किया था ताकि वे इब्राहिम लोदी को हरा सकें। और इस आशा पर बाबर को आमंत्रित किया कि बाबर पूर्वज तैमूर के समान ही दिल्ली पर आक्रमण करेगा और इसे लूटने का पश्चात आप वापस काबुल चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान ने सोचा था कि
बाबर जब लूट के दिल्ली को चला जाएगा तो दौलत खां पंजाब पर और आलम खां दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। इस प्रकार इब्राहिम और उसके सरदार की शत्रुता तथा हठ धर्मिता ने दिल्ली का लोधी राज्य राजनीतिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। अगला राज्य है मेवाड़। बाबर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य था मेवाड़। मेवाड़ पर राणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा के नाम से जाना जाता था, इनका राज्य था। राणा सांगा एक महान योद्धा थे और अपनी विजयों से उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया था। यह मेवाड़ के लिए बहुत ही गौरव और शक्ति का चरम काल था। उसकी महत्वाकांक्षा राजपूत शक्ति का आगरा और दिल्ली में भी विस्तार करना चाहता था और राणा सांगा चाहते थे कि राजपूत शक्ति आगरा और दिल्ली में भी विस्तारित हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर बाबर का विवरण माना जाए, जैसे बाबर कहता है कि बाबर को राणा सांगा ने निमंत्रित किया था भारत में आने के लिए। इस हिसाब से बाबर का विवरण स्वीकार किया जाए तो उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया तथा संभवतः उसे आशा थी कि लोधी सल्तनत पूर्ण रूप से दुर्बल हो जाएगा और आगरा दिल्ली पर राजपूत नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। खानवा के युद्ध में बाबर को राणा सांगा से युद्ध करना पड़ा और बाबर भी ये स्वीकार करता है कि खानवा के युद्ध में भीषण संघर्ष हुआ और भारतीय इतिहास में यह एक निर्णायक युद्ध था। अगला राज्य था तीसरा मालवा। बाबर के आक्रमण के समय मालवा में खिलजी वंश का महमूद द्वितीय शासन कर रहा था। बाबर के आक्रमण के समय तो खिलजी वंश नहीं था, लेकिन इसी वंश का एक कोई व्यक्ति था जो मालवा पर शासक कर रहा था, खिलजी वंश का। इससे पहले मालवा फिरोज शाह तुगलक के काल से ही दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था और वहाँ के तुगलक सूबेदार दिलावर खां गोरी ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी और गोरी राजवंश की स्थापना की थी। 1435 ईस्वी में गोरी वंश के स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी। जब महमूद द्वितीय का 1512 ईस्वी में मालवा पर अधिकार होता है तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति मेदिनी राय के हाथों में दे देता है और इस कारण उसने अपने समस्त उच्च पदों पर राजपूतों को नियुक्त किया और इसका विरोध करने के लिए जितने मुस्लिम अमीर थे वे गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को मालवा पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस युद्ध में मेदिनी राय को मेवाड़ के राजा जो सांगा थे इनकी सहायता प्राप्त हुई, लेकिन इस युद्ध में राजपूत विजयी हुए और महमूद द्वितीय को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा सांगा ने उसे मुक्त कर दिया। इस प्रकार मेदिनी राय की पुनः सत्ता स्थापित हो गई। इसके बाद मेवाड़ तथा मालवा के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था। अगला राज्य था चौथा गुजरात। गुजरात में उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी, आइए देखते हैं। 1401 ईस्वी में गुजरात दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था और इस राजवंश का संस्थापक जफर खां था। कौन था? जफर खां। उसने तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न अराजकता की स्थिति का लाभ उठाकर, जब तैमूर आक्रमण करता है उस स्थिति का लाभ उठाकर वह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है गुजरात में
और इस राजवंश का सबसे प्रतापी सुल्तान महमूद बेगड़ा था। उसने चंपानेर, जूनागढ़ तथा कच्छ को जीतकर राज्य का विस्तार किया। उसने पुर्तगालियों को भी निकालने का प्रयत्न किया गुजरात से। आरंभ में उसे सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन अंत में पुर्तगालियों से वह पराजित हुआ। उसका उत्तराधिकारी जो था मुजफ्फर शाह द्वितीय, जिसे मेवाड़ के शासक राणा सांगा से पराजित किया गया। उसने इब्राहिम लोदी के चाचा और दिल्ली सिंहासन के दावेदार आलम खां को शरण दी थी। 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह सुल्तान हुआ। वह एक योग्य शासक था। उसने बाबर के पुत्र मुगल सम्राट हुमायूं से युद्ध किया और उसके विरोधी मिर्जाओं को शरण भी दी थी। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। आगे भी जो बचे हुए राज्य हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।